नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, 6 बागी मंत्रियों के खिलाफ कांग्रेस तलाश रही मजबूत कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। 6 पूर्व मंत्री सहित 22 बागी विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। इसी के चलते कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस इन 6 बागी मंत्रियों के सामने मजबूत कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है ताकि बगावत का हिसाब बराबर हो सके। बता दें कि सिंधिया के समर्थक जिन 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा था, उनमें 6 मंत्री भी शामिल थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बढ़ेगी मुश्किल, राजन ने बताई ये 5 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से देश भर में 40 दिनों का लॉकडाउन है। इससे देश की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बात की है। इस दौरान राहुल गांधी ने रघुराम राजन से देश की इकोनॉमी की चुनौतियों और उपाय के बारे में जानकारी ली। रघुराम राजन ने कहा कि लॉकडाउन हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता और अब आर्थिक गतिविधियों को खोलने की जरूरत है ताकि लोग अपना काम धंधा फिर शुरू कर सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम सावधानी पूर्वक उठाया जाना चाहिए। राजन ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत जो भी कदम उठाएगा उसके लिए बजट का ही एक सीमा है। रघुराम राजन के मुताबिक इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हम प्रबंध कर सकते हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए की है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। रघुराम राजन के मुताबिक आज स्वास्थ्य, नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। रघुराम राजन ने आगे कहा, मुझे लगता है कि ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में कुछ गलत तो है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी है उनको आगे की चिंता है। आय का असमान वितरण हो रहा है, अवसरों का सही वितरण करना होगा। राजन के मुताबिक इस समय भारत के लिए अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना मौका है। राजन ने कहा कि हमारे पास लोगों के जीवन को बेहतर करने का तरीका है। फूड, हेल्थ, एजुकेशन पर कई राज्यों ने अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए है, जिसके पास अच्छे जॉब नहीं होंगे। राजन ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भारत के संदर्भ में अब तक जो आंकड़े आए हैं वो चिंताजनक है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने कहा, अगर आप CMII के आंकड़े को देखें तो कोविड-19 के कारण 10 करोड़ और लोगों से रोजगार छिन गया है। हमें अर्थव्यवस्था को इस तरह से खोलना होगा कि लोग फिर से काम कर लौट सकें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की नई गाइडलाइन पर बोले अशोक गहलोत, बिना ट्रेन चलाए लाखों लोगों को लाना संभव नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी करते हुए मंगलवार को उन लोगों को राहत दी गई है जो छात्र, प्रवासी और पर्यटक दूसरे राज्यों में कोरोना लॉकडाउन के चलते हुए फंसे हुए हैं। इसके लिए राज्यों के बीच बसों को चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की मांग करते हुए पीएम मोदी से आग्रह किया है कि लाखों प्रवासियों और एवं श्रमिकों को सुरक्षित लाना बस से संभव नहीं है। गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में और भी श्रमिक अपना पंजीयन करा सकते हैं। ऐसे में कामगारों की इतनी बड़ी संख्या तथा लंबी दूरी को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाना कामगारों के सुरक्षित घर लौटने का व्यवहारिक समाधान होगा। हालांकि गहलोत ने गृह मंत्रालय की तरफ से अंतर्राज्यीय श्रमिकों और प्रवासियों के आवागमन के बारे में बुधवार को जारी आदेश का स्वागत किया है। क्या है नई गाइडलाइन? पहला, सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें जो सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। इतना ही नहीं, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पहुंचने वाले लोगों का ब्यौरा भी रखा जाए। दूसरा, अगर फंसे हुए समूह में लोग एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जाना चाहते हैं तो भेजने वाले और जिस राज्य में वह समूह जा रहा है, दोनों राज्य एक दूसरे की आपसी सहमति के साथ सड़क के जरिए भेज सकते हैं। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को भेजने से पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाए और अगर वह पूरी तरह ठीक पाया जाए तो ही उसे भेजने की मंजूरी दी जाए। चौथा, प्रवासी मजदूरों, यात्रियों और छात्रों को समूह में सिर्फ बस से ही भेजा जाए। भेजने से पहले बस सैनिटाइजेशन कराया जाए। इतना ही नहीं, यात्रा के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
पांचवा, रास्ते में पड़ने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उस राज्य के लिए रास्ते देंगे जहां पर ये गाड़ी जा रही है। छठा, जब कोई शख्स अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की यह जिम्मेदारी है कि उसे होम क्वारंटीन में रखें। इस दौरान उसके हेल्थ चेकअप किए जाएं। उस व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने के उत्साहित किया जाए ताकि उसके हेल्थ स्टेटस पर नजर बनाए रखी जा सके और साथ ही उसे ट्रैक किया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उज्जैन में संक्रमित भाजपा पार्षद की बेकरी में बंगाल, यूपी और बिहार के 150 श्रमिक मिले, सभी की हुई जांच। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना वायरस से संक्रमित तोपखाना निवासी भाजपा पार्षद की नागजरी उद्योगपुर स्थित 4 बेकरी फैक्ट्रियों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के 150 श्रमिक मिले हैं। सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। फैक्ट्री के पास बने छोटे आवासों में एक ही कमरे में 4-5 श्रमिक निवास करते हैं। एएसपी शहरी रुपेश त्रिवेदी के अनुसार सूचना के आधार पर यह जांच की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पास लगी हुई चारों फैक्ट्री के श्रमिकों की जांच की गई। यहां बेमिसाल नाम से 3 एवं एक एप्पल नाम से बेकरी की फैक्ट्री संचालित की जाती है। इनके संचालक पार्षद हैं। पुलिस ने यहां पहुंचकर सभी श्रमिकों के आधार कार्ड जांचे, साथ ही उनके नाम पते दर्ज किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल और राजन बोले, कोरोना संकट के समय भारतीय समाज विभाजन और नफरत का जोखिम मोल नहीं ले सकता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कोरोना संकट के बीच देश में सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने पर जोर दिया। दोनों दिग्गजों ने गुरुवार को संयुक्त संवाद में कहा कि कोरोना महामारी जैसे बड़े संकट के समय भारतीय समाज विभाजन और नफरत का जोखिम मोल नहीं ले सकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान दोनों ने दुनिया के कई हिस्सों में अधिनायकवादी मॉडल एवं व्यक्तित्व के उभार को लेकर भी चिंता जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर विभाजन और नफरत होगी तो लोग बटेंगे। यह भी एक ढांचा है। विभाजन का एक ढांचा और नफरत का भी एक ढांचा है जो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। इस पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर राजन ने कहा, निश्चित तौर पर सामाजिक सद्भाव में ही जनता का हित है। हर किसी को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि वह व्यवस्था का हिस्सा है और उसका बराबर का हिस्सा है। हम अपने घर के बटे होने का जोखिम मोल नहीं ले सकते, खास तौर पर उस समय जब चुनौती इतनी बड़ी है। राजन ने देश के निर्माताओं, संविधान निर्माताओं और शुरुआती प्रशासकों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें एहसास था कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको अलग रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम उन मुद्दों पे पड़ जाएंगे तो एक दूसरे से लड़ने में ही बहुत समय चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि अब भारत को नए दृष्टिकोण की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब दुनिया में एक अधिनायकवादी मॉडल आया है जो उदारवादी मॉडल पर सवाल खड़े करता है। यह काम करने का अलग तरीका है। यह विभिन्न स्थानों पर उभर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को सता रही चिंता, अप्रैल की सैलरी मिलेगी या नहीं, पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, आज 29 अप्रैल है। कल इस माह का आखिरी कार्य दिवस है। भारत के 12 करोड़ से ज्यादा लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं और वो केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अप्रैल माह के लिए उनका वेतन भत्ता मिलेगा। स्पष्ट रूप से भारत के मेहनतकश नागरिकों व उनके परिवार तनाव व बढ़ती अनिश्चितता की स्थिति में हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 6.3 करोड़ एमएसएमई में 11 करोड़ लोग काम करते हैं। उनमें से ज्यादातर अप्रैल माह में एक दिन भी काम नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। आय के बिना ये लोग अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इन 11 करोड़ लोगों की रोजी रोटी खतरे में है क्योंकि ज्यादातर नियोक्ता उनके वेतन भत्ते देने की स्थिति में नहीं है। इस माह व्यवसायियों की कोई सेल नहीं हुई और उनके विक्रेताओं के पैसे भी अटक गए हैं, जिससे विक्रेता भी निराश हैं। अधिकांश प्राइवेट सेक्टर की मौद्रिक लिक्विडिटी के मामले में बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा ये व्यवसाय अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो अपना व्यवसाय कैसे चला पाएंगे या फिर उन्हें अपना व्यवसाय हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को बचाने के लिए साहसी निर्णय लेने का समय आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिए वोडाफोन आइडिया को 733 करोड़ रुपए का रिफंड करने का आदेश। जी हां दोस्तों, वित्तीय संकट से घिरी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन आइडिया को आंशिक राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कंपनी को 733 करोड़ रुपए के कर रिफंड की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने केंद्र को 4 हफ्तों के अंदर राशि को वापस करने के आदेश दिए। वोडाफोन आइडिया ने 4700 करोड़ रुपए के रिफंड की मांग की थी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने केवल 733 करोड़ रुपए वापस करने की इजाजत दी और मामले को खारिज कर दिया। आदेश के अनुसार हम निर्देश देते हैं कि 733 करोड़ रुपए की राशि अपीलकर्ता को आज से
4 सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाए, जो किसी ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत होगी जिसे राजस्व विभाग कानून के अनुसार उचित समझे। हम प्रतिवादी को यह भी निर्देश देते हैं कि वे जितनी जल्दी हो सके 2016-17 और 2017-18 के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 2 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी को किया अनफॉलो। राहुल गांधी ने कहा, मामले को उठाए विदेश मंत्रालय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि व्हाइट हाउस द्वारा ट्विटर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किए जाने से उन्हें निराशा हुई है और विदेश मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, मैं व्हाइट हाउस द्वारा ट्विटर पर हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अनफॉलो किए जाने से निराश हुआ हूं। गांधी ने कहा कि विदेश मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। खबरों के मुताबिक हाल ही में व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो किया था। हालांकि अब दोनों नेताओं के ट्विटर हैंडल व्हाइट हाउस की फॉलोइंग सूची में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया फोन, कहा, मेरी सरकार को अस्थिर करने की हो रही है कोशिश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। सूत्रों ने बताया, बातचीत के दौरान उद्धव ने कहा कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से कहा कि ऐसे में समय में राज्य में अस्थिरता फैलाना ठीक नहीं है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब उद्धव ठाकरे के मनोनयन को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फैसला करना बाकी है। बता दें कि एक दिन पहले सत्तारूढ़ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे को राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में विधान परिषद में भेजने की मंत्रिमंडल की सिफारिश पर विचार करने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल में राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब और कपड़ा मंत्री असलम शेख शामिल थे। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव रखते हुए नए सिरे से सिफारिश की थी। परिषद की 2 खाली सीटों में से एक पर राज्यपाल के कोटे में उन्हें मनोनीत करने की सिफारिश की गई है। ठाकरे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और उन्हें 28 मई तक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। शिवसेना नेता ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और इस तारीख से 6 महीने की अवधि के अंदर उन्हें विधायिका का सदस्य बनना होगा, अन्यथा इस्तीफा देना होगा। इस बारे में राज्यपाल ने अभी फैसला नहीं लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच ममता सरकार का ऐलान, ग्रीन जोन में फैक्ट्री, चाय पान की दुकानें खुलेंगी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और देशव्यापी बंद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन में राहत देने की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि विशेष रूप से राज्य के ग्रीन जोन में छोटी दुकानें, कारखाने और निर्माण गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने कुछ निर्णय लिए हैं जो सोमवार से लागू हो जाएंगे। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन से ढील दी जाएगी, जबकि जो इलाके सील हैं वहां प्रतिबंध पहले की तरह रहेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोरोना लॉकडाउन पर केंद्र से स्पष्ट निर्देश चाहते हैं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया लोग घर के अंदर रहें। उन्होंने कहा कि हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस प्रतिबंध मई के अंत तक जारी रहने चाहिए। नए दिशा निर्देश के अनुसार स्टेशनरी की दुकानों, रंग की दुकानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, मोबाइल, कपड़े धोने, चाय और पान की दुकानें जैसी दुकानों को 1 मई से राज्य के ग्रीन जोन में खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ममता बनर्जी ने चेतावनी दी, चाय की दुकानें खुलने के बाद लोगों को वहां इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। छोटी दुकानों, कारखानों और निर्माण गतिविधियों के अलावा ग्रीन जोन में काम फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश, कांग्रेस ने बताया कैसे। मोदी राज में जनता को लगा करोड़ों का चूना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश के कई बड़े पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बट्टे खाते में डाले जाने से जुड़ी खबर को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के समय नरेंद्र मोदी सरकार की जनधन गबन योजना का पर्दाफाश हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी ने देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार
सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नामजद जाहिर करने से इनकार कर दिया। सुरजेवाला के मुताबिक गत 24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया माफ करने की बात स्वीकार कर ली। इनमें भगौड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी भी शामिल है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।